नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां बैठक में भाग लेने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस और यूकेडी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और सभी दलों के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना के बिगड़ते हुए हालातों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने समेत जरूरी कदम उठाने को लेकर विपक्षी दलों की राय जानेंगे और उसके बाद ही कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1,38,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा 1,972 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जानना चाहेंगे, एक सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा बुलाई गई है और जाहिर सी बात है कि कोरोना का ये जो बढ़ता संक्रमण है इसे काबू में कैसे लाया जाए, और अब जिस प्रकार से केसेस लगातार कोरोना के उत्तराखंड में भी अब सामने आते जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर एड ऑन ये करनी थी भूपेंद्र जी, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि उत्तराखंड की जो हम कह सकते हैं इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज्म पर चलती है। ऐसे में उत्तराखंड की इकोनॉमी पर भी असर ना पड़े और बढ़ते कोरोना के मामलों पर भी लगाम कुछ हद तक लगाई जा सके, इन तमाम बातों को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ अपडेट अभी तक भूपेंद्र जी आपके पास है? देखिए उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद से जो एक स्थिति पैदा हुई है वो डराने वाली है। और जो ये चूंकि एक पर्यटन प्रदेश है तो पर्यटन प्रदेश में तमाम सैलानी देश विदेश के यहाँ आते हैं। और उसके बाद देखिए हरिद्वार में भी जो महाकुंभ हुआ और उसमें जिस तरीके से सरकार ने थोड़ी सी लोगों को लिबर्टी दी, छूट दी, उसके बाद से जो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला उसको लेकर के जो सरकार की एक डैमेज हुआ, सरकार की छवि जो धूमिल हुई है उसको कंट्रोल करने के लेकर के सरकार की तरफ से इस तरीके का निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है, आज ही मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई है उनका यह कहना था कि हम एक तो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक जो है संक्रमण की चेन को तोड़ने का क्या काम किया जा सकता है, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसी दिशा में कल शाम को भी बैठक हुई थी। शाम को जो है मुख्यमंत्री ने 3 IAS अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी हैं कि कोविड की जो सेंटर्स बने हुए हैं उन सेंटर्स की क्या स्थिति है, मरीजों का क्या हाल है, वहां पे किस तरीके की चीजों को और बेहतर किया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी दी गई। विनोद कुमार सुमन है उनको, उसके अलावा हरीशचंद्र सेमवाल जी को दी गई। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, हमारे को स्टेट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए और इंडस्ट्री को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन चाहिए है, और जो ऑक्सीजन के प्लांट चल रहे हैं या अन्य स्टेटों से हमें ऑक्सीजन किस तरीके से जो है मंगवानी है, लानी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, उसको लेकर के नीरज खैरवाल है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। और तीसरा जो है इसके अलावा जो तमाम सैलानी आने वाले हैं, 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, 4 धाम यात्रा में जो है उसके अलावा सैलानी 4 धाम यात्रा के साथ साथ जो पर्यटन सीजन चल रहा है इसमें जो तमाम आ रहे हैं लोग, प्रवासी लोग आ रहे हैं, या जो उत्तराखंड के अंदर इस समय जो तमाम मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी जो है उनको कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके, उनके रोजगार को बेहतर किया जा सके, बढ़ाया रखा जा सके, तो उस दिशा के लिए जो है तो अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो लगातार सरकार काम तो कर रही है, लेकिन देखिए कोरोना जिस तरीके से जो है तेजी से फैल रहा है इसको लेकर के भी बहुत एक डर का माहौल है। और ऐसे माहौल पे कंट्रोल कैसे पाया जा सके, सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की जा रही है उसको कोशिशों को एक और बेहतर तरीके से कैसे जो है जनता के बीच में लाया जा सके, उसको लेकर के भी बैठक है।
और ये बैठक में तमाम राजनीतिक दल आमंत्रित, उनके जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि आप एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करते हुए हम सब लोग एक मंच पे एकत्र हों। सरकार, विपक्ष और तमाम राजनीतिक दल इसमें अपनी किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से सुझाव जो आए और उन पे अमल किया जा सके, उसमें एक बेहतर रणनीति सामने आ सके, उस रणनीति पे काम किया जा सके, ताकि उत्तराखंड के अंदर ये स्थिति और ज्यादा कष्टकारी ना हो, ऐसी चीजें सामने ना आए कि लोगों के अंदर एक डर का माहौल हो जाए। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि जो आपदा आई थी, आपदा के बाद एक उत्तराखंड को लोग ये मानने लगे थे, जरा सी भी बारिश में, जरा से भी लैंडस्लाइडिंग में लोगों के मन में ये आ गया था, दिल्ली से, बंबई से, तमाम राज्यों से ये फोन आते थे कि क्या वाकई में उत्तराखंड में स्थिति इस समय सामान्य है, हम लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वीकेंड पे आ सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। तो एक जो इम्पैक्ट जाता है दूसरे प्रदेशों में, उसका इम्पैक्ट कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे एक उत्तराखंड की छवि खराब हो जाए, और जो छवि कुंभ के बाद से जो जैसे एक इंटरनेशनल मैप पे जो स्थिति सामने निकल के आई है कोरोना को लेकर के, उस छवि में सुधार किया जा सके। तो इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार गंभीर है और सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सर्वदलीय बैठक का सिर्फ एक ही मकसद है कि सभी लोग एक मंच पर आए और इस भीषण आपदा के समय, इस महामारी के समय पे एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करते हुए कम से कम एक साझा रणनीति बने और सामूहिक जिम्मेदारी तय हो, तो ताकि कम से कम कोरोना की चेन को कमजोर किया जा सके, लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सके। उमंग, बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि हमें एक बार को राजनीति, तो इस पूरे जो ये प्रकोप कोरोना का चल रहा है उसमें से राजनीति बिल्कुल हटा देना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ा देनी चाहिए, और कोरोना की इस लड़ाई में सभी दलों को एक मंच पर आना चाहिए। और जिस प्रकार से कई राज्यों में राजनीतिक दलों ने एक अच्छी पहल भी करी है, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोनिया गांधी जी के आह्वान के बाद में कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। किस प्रकार से कोविड के मरीजों की हेल्प की जाए, भले ही वो ब्लड को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन को लेकर हो, अगर किसी का मरीज भर्ती नहीं हो रहा हो, उसको लेकर तमाम राज्यों में अब कंट्रोल रूम लगभग बन चुके हैं। तो इस प्रकार की सार्थक पहल सभी दलों को करनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या फिर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। भूपेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता साक्षी सहानी भी लाइव देहरादून ऑफिस से जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र कंडारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी भूपेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात करें तो अभी तक करीब 1,38,010 मरीज यहां पर सामने आ चुके हैं, और गुरुवार की बात करें तो करीब 4,000 नए संक्रमित मिले, जिनमें से 1,972 की मृत्यु हो चुकी है, और एक्टिव केसेज इस समय उत्तराखंड के अंदर 26,980 है। तो वहीं एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर रविकांत की अगर यहां पर एक उनकी टिप्पणी का जिक्र किया जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अभी नहीं संभले तो हो सकता है बहुत देर हो जाए या फिर आगे संभलने का हमें मौका नहीं मिले। तो ऐसे में आज जो बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुलाई है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? भूपेंद्र कंडारी जी। उमंग जी, बैठक दरअसल क्या है कि बैठक तो ये लगातार कर रहे हैं, बैठकों से कुछ निकलने वाला नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। और जिस तरह से आपने दिल्ली का हाल बता दिया, महाराष्ट्र का हाल बता दिया, यूपी का हाल आप बहुत बुरा है, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पे आप कहते हैं कि जो यहाँ की आबो हवा बहुत खूबसूरत है, बहुत रहने लायक स्टेट है, यहाँ पे इतने मात्रा में 4,000 के करीब संक्रमितों का, और कल जो मौतें हुई है लगातार आप देखोगे 37, फिर जो है कल 19, और आज शाम का भी मुझे अनुमान है कि क्योंकि 24-25 आज निश्चित तौर पे जो लोग डेथ हुई होगी। इस टाइम जो है दरअसल बैठकों का दौर करने का समय नहीं है, बल्कि हमारे ये सचिवालय में जो 200-300 अधिकारी टूटे पड़े हैं ना, मेरा निजी समीक्षण ये है कि बैठकों से कुछ हल वाला होना नहीं। एक स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी आपने कि स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी है, बाकी सारे
अधिकारी हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि वो स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश दे देते हैं और एक स्वास्थ्य सचिव को, डीएमओ को कह देते ऐसा कैसे हो जाएगा। बल्कि अभी तो एक स्वास्थ्य सचिव की जरूरत नहीं है, बल्कि स्टेट को, जनपदों में हर जगह इनको अधिकारी बिठा देने चाहिए। व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का आप देख ही रहे हैं कि हाल हो रहा है। और यहाँ पे तो स्थिति ये है कि अगर मान लिया जिस तेजी से ये बढ़ रहा है उतनी मात्रा में तो यहाँ पे साधन भी नहीं है। आप ले देखेंगे 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी तो हालत ही खराब है। और आप अभी भी ये कह जा रहे हैं कि 1000 बेड बढ़ा दो, 200 बेड प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दो। मैं इनसे, सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्या रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में जो आपने कोविड सेंटर खोला है, क्या उसके भरोसे आपका पूरा प्रदेश चल जाएगा? आपकी ट्रेन सेवाएं, यातायात सेवाएं सारी खुली हुई हैं, आपकी रेलें आ रही हैं, आपके हवाई जहाज आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, आपने प्रतिबंधित नहीं किया। अभी इतना बड़ा कोरोना आपने महाकुंभ में देखा। अभी कल आप देखेंगे उमंग जी, एक रिपोर्ट आई है, अभी तो मतलब जो है जितने कुंभ में गए थे ना पुलिस वाले, उन पुलिस वालों में से अगर 20 सीओ गए थे पीटीसी नगर से, तो उसमें 15 पॉजिटिव हैं। अगर सीओ की ये हालत है तो ग्राउंड लेवल पे जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की रही है उनकी, अभी कल मैंने इनसे एज अ जर्नलिस्ट सवाल किया था ऑफिस में बैठ करके देहरादून के एसएसपी से कि मतलब भाई साहब ये बताओ कि आपकी जो ड्यूटी वाले लौट गए होंगे, आपने इनकी वो चेक किए होंगे, आप बता सकते हैं मुझे इनका संख्या मतलब कितने संक्रमित है? वो कहने के लिए अभी प्रोसीडिंग जारी है। प्रोसीडिंग जारी का मतलब इतना पूरे प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने हरिद्वार में ड्यूटी करी है, पूरे प्रदेश ही नहीं है, पूरे हिमाचल वालों ने ड्यूटी करी है, यूपी वाले ने ड्यूटी करी है, चंडीगढ़ वालों ने ड्यूटी करी है, तो सीआरपीएफ ने ड्यूटी करी है। तो कहने का मतलब यह है उमंग जी की स्थिति बड़ी नाजुक हो रही है और ये बैठकों का दौर इनका चल रहा। बैठक से हासिल क्या हुआ ये बताइए आप? कार्य मतलब आप सीधा इंप्लीमेंट कीजिए ना उसको, कि आप ये कह दीजिए, आपने कहा कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनेगा, तो आपको वहां पे व्यवस्थाएं तत्काल कर देनी चाहिए। आपको ये कह देना, आप कह रहे 200 बेड पर डे बढ़ेंगे रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में, नहीं, आपको अभी तो तत्काल जितने देहरादून में प्राइवेट हॉस्पिटल है आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। वहां कोविड हॉस्पिटल आप वहां बेड स्थापित कर देने चाहिए। और जो जैसे अभी यहाँ पे ये टीकाओं की भी दिक्कत होने लग गई है, लोग आज जैसे अब डर गए हैं लोग। आज सुबह में एक ये बालावाली सीएचसी में गया था, औचक निरीक्षण, बारिश हो रही थी, मैंने कहा बारिश हो रही है, देखता हूँ कितने, तो वहां आप उमंग यकीन नहीं करोगे, 200-300 लोग लाइन में लगे हुए थे। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी भूपेंद्र कंडारी जी भी बता रहे थे कि अब बैठक ना होकर अब इम्प्लीमेंटेशन पर जोर होना चाहिए और राजनीतिक टीका टिप्पणियों से बचना चाहिए, लेकिन साक्षी एक ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि पंकज पांडे जी जो प्रभारी सचिव है स्वास्थ्य के, वो कहते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और करीब करीब 2500 हमारे पास में ऐसे बेड ऑलरेडी मौजूद हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। ये तो उनका आंकड़ा है, लेकिन अगर हम वास्तविक आंकड़ों की बात करें, जैसे अभी भूपेंद्र कंडारी जी ने भी बताया, और जो रोजाना हम राजधानी देहरादून की ही बात कर ले, रोजाना राजधानी देहरादून के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मरीज पहुंच रहे हैं और वहां की जो स्थिति है वो इनके आंकड़ों से कुछ अलग ही नजर आती है। साक्षी, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया ने भी ग्राउंड जीरो में जाके पूरी रिपोर्ट निकाली थी कि किस तरीके से जो है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का हाल है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे, अगर हम दून अस्पताल की बात करें तो एम्बुलेंस का तांता जो है लगातार देखने को मिलता है। एक के बाद एक मरीज कोरोना पॉजिटिव जो है वहाँ पे भर्ती होता है। और वहीं अगर बेड्स की बात करें तो बेड्स भी आपको खचाखच भरे हुए मिलेंगे। और अगर वेंटिलेटर की बात करें, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था कि एक साल में 724 वेंटिलेटर जो है मिले थे, और उसके बाद अब फिर और वेंटिलेटर्स लाने की जो है तैयारी हो रही है, बेड्स की तैयारी हो रही है, बेड्स मंगवाए जा रहे हैं। और ऑक्सीजन का भी जिस तरीके से बुरा हाल है, देखिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिंता का माहौल बना हुआ है, जिस पर अगर अस्पतालों की बात करी जाए तो अस्पताल भी पूरे तरीके से जो है फुल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब अलग अलग लोग, अलग अलग संस्थान जो है अपने प्रस्ताव रख रहे हैं। अगर हम अलग अलग वेलफेयर एसोसिएशंस की बात करें तो वो अपनी जगह देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं
रहे हैं, आप हमारी जगह बेड्स बना लीजिए, आप मतलब कहने का ये मतलब है उमंग की सब लोग एकजुट होकर कहीं ना कहीं साथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेड्स की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से संचालित करी जाए, ऑक्सीजन में किसी तरह की कमी ना हो, क्योंकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि किस तरीके से जो है कोरोना मरीजों को, नॉर्मल जो मरीज है, पेशेंट्स हैं, उनसे दूर रखा जाए और हॉस्पिटल में एक व्यवस्था जो है बनाई जा सके, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधा के जो कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव जो है लगातार हो रहे हैं, और अगर आप एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर दोबारा पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी और ज़्यादा घातक जो है आपके लिए साबित होती है, क्योंकि आपके लंग्स में जो है इतनी पावर नहीं रहती उस बीमारी से लड़ने के लिए। इसी के तहत देखा जाएगा कि आज जो है मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में लॉकडाउन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं उमंग। इसके अलावा भी जिस तरीके से जो नई गाइडलाइन है, जिसका जो विपक्ष जो है पुरजोर विरोध कर रहा था कि ये गाइडलाइन से कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान है, और अगर सरकार को अगर ऐसा कोई निर्णय लेना था तो पूर्ण लॉकडाउन लगा देती, ताकि ये होता कि आम जनमानस में भी इस बात को लेकर जागरूकता होती और कहीं ना कहीं व्यापारियों का भी इतना नुकसान ना होता। 3-4 दिन बाद लॉकडाउन हट जाता और फिर जो व्यापार है उसी तरीके से संचालित होता। तो इस पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री से आज चर्चा हो और नई गाइडलाइंस भी आ सकती हैं, और इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है उमंग की लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो सकता है। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही है कि क्यों ना वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाए, और जो रात्रि कर्फ्यू का जो समय है उसे भी 12 घंटा करने की बात वहां पर की जा रही है। लेकिन व्यापारियों की भी अपनी एक, हम कह सकते हैं, एक वाजिब समस्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई व्यापारी नहीं चाहेगा कि उसके व्यापार में घाटा, और अभी वो पिछले साल के हुए नुकसान से ही उबर नहीं पाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर कुल पेशेंट्स की अगर हम बात कर ले तो अभी 46,342 कुल नए रोगी मिले हैं, और ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो 34,973 ठीक हुए, और इनके बीच का जो अंतर है वो भी करीब 11,000 के आसपास का इनका अंतर है। तो एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि 52,000 लोगों में कम्युनिटी सर्विलांस करवाया गया था, जिसमें से सिर्फ 80 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो भूपेंद्र जी, कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच में ये जो आंकड़ा है, जो एक एवरेज ठीक होने वाली जो रेट है वो करीब 11,000 लोग रोज ठीक भी हो रहे हैं, तो ऐसे में इस बीमारी का इतना बड़ा हुआ ना बनाते हुए इसके उपचार की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, पॉजिटिव विचारों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बीमारी से और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है? भूपेंद्र जी। दरअसल उमंग जी, वरिष्ठ साथी जी भूपेंद्र गुप्ता जी। देखिए उमंग, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब बता रहे हैं कि एक बैठकों का दौर से ज्यादा जरूरी इस समय एक्शन में आने की जरूरत है, और एक्शन दिखाई देना चाहिए ग्राउंड जीरो पे। जी, गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसकी नाराजगी इतना रोज हर आदमी के अंदर है, देश के हर आदमी के अंदर है। देखिए, अगर आप अभी हर किसी से भी बात करेंगे अपने किसी भी परिचित से, तो किसी ना किसी, हर आदमी के परिचित किसी ना इस समय इस बीमारी की चपेट पे है, और लोगों के साथ इतनी दिक्कतें आ रही है कि इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन ऐसी स्थिति में नकारात्मक माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे देश में इस तरीके का वातावरण है कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही है पूरे दिन में। लेकिन इन ऐसे माहौल के बीच में भी हमको कम से कम सकारात्मक पहल की तरफ आगे बढ़ना करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ठीक है, चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, लेकिन बहुत सी चीजें, देखिए ऐसा है, ये पहली बार है, सरकारों ने ये, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार ने पिछले 1 साल में बहुत आज जनता की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरती गई है। लेकिन माहौल देखिए, ऐसे निगेटिव माहौल में हम सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैसे आगे बढ़े, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से कल न्यूज इंडिया ने एक कार्यक्रम करा था कि हम क्यों ना पॉजिटिव माहौल को में एक एनवायरनमेंट पैदा करें, लेकिन देखिए जरूरत यहाँ पे इस चीज की नहीं है कि हम नेगेटिव चीजों को और तेजी से फैलाएं। जरूरत इसके इस समय हमारे पास ये है कि व्यवस्थाएं हमारे पास निश्चित तौर से उतनी बेहतर नहीं है, सुविधाएं हमारे पास उतनी चीजें नहीं है, लगातार हम कहीं ना कहीं जो है संक्रमण की चेन को तोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम ऐसा माहौल तो पैदा करें, ऐसी चीजें तो लाएं, अपनी तरफ से ऐसा एक ईमानदारी भरा प्रयास करें कि लोगों को कम से कम थोड़ा सा राहत दे सके। अगर हम कुछ लोगों को बचाने में सफल रहे तो ये व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के तौर पर, प्रशासनिक तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए जो गुस्सा गंडारी साहब का था वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है।
देखिए उमंग, अभी जैसा आपने कहा कि अभी एक जैसे जनरल में रिपोर्ट छपी है कि इस समय पूरे जो है कोरोना की जो डेथ रेट है 1.18% है जी। रिकवरी की रेट इस समय 85% है। लेकिन हम केवल हमारे जो हमारी मानसिक संरचना ऐसी है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस समय अफरा तफरी का माहौल है। जरूरत इस समय अफरा तफरी के माहौल पर नियंत्रण पाने की है। निश्चित तौर पे हमारे पास वेंटिलेटर कम है, ऑक्सीजन कम है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है जो आज लेकिन चीजें ये है कि वहां पे बैठ के जिन हाथों पे जिन लोगों को ये व्यवस्था बनानी है और वो लोग अपना प्रयास ईमानदारी भरा करें। लोग अपने घरों में इस समय आज यकीन करिए उमंगी 5 10 सिलेंडर लेकर के एडवांस पे रख ले। जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इस प्रक्रिया में शामिल है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 900,000 रुपए का इंजेक्शन है वो 50,000 35,000 रुपए का उत्तराखंड के अंदर बिक रहा है। इसके बावजूद भी हमारे जो केवल अगर हम बात करें उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 में से 4 जिले ही केवल जो है मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। बाकी 9 जिले ऐसे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में कि जहां पे कम से कम आबादी बहुत लिमिटेड है और एक दूर दराज में हमें कई किलोमीटर तक जाना है। अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं का पिछले 20 सालों में हाल ये है कि गर्भवती महिलाओं को पालकी में आना पड़ता है। और अभी जो सरकार ने पिछले साल ऐसे कोरोना काल में जो माहौल था वहां पे केवल मशीनें पहुंचाई हैं, टेक्नीशियन नहीं है वहां पे जी। निश्चित तौर पे सब कमियां हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन हमें इस समय यही आरोपों से बचना है, इसी टीका टिप्पणी से बचना है और सरकार को अपना ईमानदारी भरा प्रयास करना है कि हम सब मिल करके एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि एक सकारात्मक एक पॉजिटिव माहौल पैदा हो। जी और बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल की भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, आप समाचार पत्रों पर आप निगाह डालिए, आप न्यूज चैनल्स पर, आप अलग अलग जो न्यूज चैनल है, हालांकि वो आंकड़े बताना भी जरूरी है, लेकिन उनकी भयावहता को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रचारित किया जा रहा है कि आज हर एक व्यक्ति के मन में एक अनजाना डर बैठ गया है कि अगर गलती से भी हम कोरोना से संक्रमित हो गए तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और यह भय कोरोना के संक्रमण से ज्यादा खतरनाक है और आपको मानसिक तौर पर तोड़ने का काम यह भय कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि इन सब चीजों से बचें और एक पॉजिटिव माहौल अपने अपने माध्यम से हम क्रिएट करें। और सरकार ने जहां पर गलती करी है, अब मौका है सरकार को अपनी उन तमाम गलतियों को सुधारने का, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप जनता की रक्षा करेंगे हर एक परिस्थिति से। तो अगर उसमें कहीं पर चूक हुई है तो अब आपको वो चूक को सुधारना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। भूपेंद्र कंडारी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, साक्षी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस समय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक सर्वदलीय बैठक ले रहे हैं, जिसमें अब विचार किया जा रहा है कि अब आगे कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण और उससे उत्पन्न हुई परिस्थिति से कैसे बेहतर तरीके से निपटा जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।